तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है और इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशती हुई दिख रही है। वैसे में 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान भी होगा, जिसमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इस बार के चुनाव में यमुना में प्रदूषित पानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार और खराब सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आपको बताते चले कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। वहीं अगर बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो वो भी इस चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश जरूर करेगी। दिल्ली में बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है। दिल्ली के चुनाव में इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो करा ली जाए, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की भी पूरी तरह से तैनाती है। 200 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया और दिल्ली में लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस इस मौके पर ड्रोन से भी कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। तो दिल्ली विधानसभा में अगर हम बात करें पिछले 2 चुनावों का, तो क्या कुछ समीकरण रहा है, किस पार्टी की कैसी दमखम रही है, हम आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। और ये है, आप देख सकते हैं 70 सीटों में अगर बात करें तो चुनाव के नतीजे 2020 के आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 62, कांग्रेस 00, बीजेपी 0। वही हम आपका फीसदी भी दिखा रहे हैं, आप जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सीटों की बात करें 7, जिसमें आपके साथ कांग्रेस 00 और बीजेपी 00। 70 सीटों का यह समीकरण। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5 सीटें आम आदमी पार्टी के 3, बीजेपी के 2, कांग्रेस के 1 भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिणी दिल्ली की तो 5 सीटें, जिसमें आम आदमी के खाते में जो है पूरी 5 की 5 सीटें हैं और बाकी दोनों दलों को 0 पर ही सिमट के रहना पड़ गया। सेंट्रल दिल्ली की बात करें 7, जिसमें आपके खाते में 7, बाकी दोनों पार्टियां 0 पर रह गई। इसके बाद दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो दक्षिण दिल्ली में 7 सीटें हैं, बीजेपी 0, कांग्रेस जो है 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें। तो पूर्वी दिल्ली में 6 है, जहां आपको 4 मिली, कांग्रेस को 0 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। तो 70 सीटों का यह समीकरण। पिछले चुनाव की बात करें, पश्चिम दिल्ली की बात करें 7 सीट, आम आदमी पार्टी को 7 मिल गई और कांग्रेस बीजेपी के पाले में फिर से कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और उत्तरी दिल्ली 8 सीटें हैं, जिसमें आपके खाते में 7 और बीजेपी 0 और कांग्रेस की बात करें तो 1। वहीं नई दिल्ली 6 सीट, जिसमें आम आदमी पार्टी 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमाए हुए रही। तो ये दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। शाहदरा की बात करें तो 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस 2 और बीजेपी 0 पर रह गई है। वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली 7 सीट और आपके खाते में 6, बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 0 पर। तो ये वो नतीजे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं 2020 चुनाव के नतीजे। और हमारे साथ हमारे मेहमान राजीव शर्मा बने हुए। राजीव जी, इस बार का चुनाव किसके लिए और किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, चुनाव इस बार 50-50 वाली स्थिति हो रही है। लोगों को आम आदमी पार्टी से भी ये लग रहा है कि 10 साल हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई जी, अच्छा है, मगर बहुत सारी चीजें और होनी थी। बिल्कुल, जो शायद दूसरी पार्टी पर लोभन दे रही है। और कुछ जनता ये भी समझ रही है कि जब आप जाते हैं जनता के बीच में, आप कहते हैं एलजी हमें कार्य नहीं करने दे रहा, दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, डीडीए आपका नहीं, एमसीडी में आप अभी आए तो आप पीछे बताते रहे कि साहब हम तो काम करना चाह रहे हैं, एलजी नहीं करने दे रहा। तो जनता कुछ अब भी कह रही है कि वो उनसे कहते हुए केजरीवाल की सरकार बढ़िया, बोले 15 दिन पीछे फिर रोएगा, साहब गवर्नर मुझे काम नहीं करने दे रहा, साहब उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहा, पुलिस हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार भी, जैसा हमने कहा, भाई मुख्यमंत्री भी लगे, प्रधानमंत्री भी लगे, गृह मंत्री भी लगे, शायद इस बार तो बीजेपी का शायद कुछ बदलाव होगा।
तो जनता ये भी कहती है कि वो तो पिछली बार भी लगे थे चुनाव में। बिल्कुल। जनता, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मतलब प्रत्येक विश्लेषक डिफरेंट विश्लेषण करता है चुनाव में। मेरा एक फोकस है, उसका जवाब मुझे ना मीडिया से मिल पा रहा, ना जनता से मिल पा रहा, ना नेताओं से मिल पा रहा। जनता से तो मिल पाता है कि ये वही जनता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है, विधानसभा चुनाव में। और ये जब विधानसभा चुनाव होता है तो बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि केंद्र में सबको चाहिए बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, और जब दिल्ली की अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव, तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है। जब हमने फील्ड में जाके इसी जनता से पूछा, हाँ, कि भाई जब आम आदमी पार्टी इतनी लोकप्रिय है, हाँ, आप 3-3 बार उसको दिल्ली में बहुमत दे देते हैं सरकार बनाने के लिए, आप लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं देते? लोकसभा चुनाव में तो नहीं प्रत्याशी जीतते। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ठीक है सेंट्रल सरकार के लिए, सांसद है, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता मगर दिल्ली चलाने के लिए हम उससे खुश हैं। दूसरी चीज, जैसे ही परिणाम आते हैं, मैं 2 बार के चुनाव को बहुत नजदीकी से देख रहा हूं, जैसे ही परिणाम आते हैं और दिल्ली की जनता भाजपा से विपरीत होकर आम आदमी पार्टी को चुन लेती है, उसकी सरकार बना देती है, तो जो उनके समर्थक हैं स्थानीय लेवल पे, वो दिल्ली की जनता को गाली देने लगते हैं। ये तो मुफ्तखोर है, ये तो फ्री का खाने वाले, ये तो आराम का खाने वाले, ये तो फला है। भाई ये वही तो जनता है। उन्होंने तो 2014 में, 17 में, 2014 में, 19 में, 24 में तुम्हें भी वोट दी थी। जिस जनता ने तुम्हें 7 सांसद दिए, 2-2, 3-3 बार तुम उन्हें गाली दोगे, आगे से कैसे उम्मीद कर लोगे वो तुम्हारे साथ आ जाए? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, महिला वोटर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है और ऐसे महिलाओं को साधने के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने दाव पेच चले थे। फ्री की योजनाएं भी आई लोगों को साधने के लिए, लेकिन इस बार महिलाओं का रुख क्या लगता है? क्योंकि कई महिलाओं ने ये कहा कि हमें जरूरत नहीं है कि सारी बस की सेवा जो है फ्री ही रहे, जो अन्य चीजें हैं वहां भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन वही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिल जाता है। महिलाओं को आधी आबादी बताया जाता है और हाँ, भी हाँ। टिकट कितने मिल रहे महिलाओं को विधानसभा चुनाव में दिल्ली में, आप बताएंगी क्या? जब आधी आबादी है तो उन्हें 50% नहीं 40%, 40% नहीं 25%, 33%, 25%, कुछ तो हिस्सा दे दो। राजनीति में हिस्सेदारी कितनी है महिलाओं की? यह खाली आधी आबादी कागजों में कहने में ही है। बिल्कुल। जिस आधी आबादी की बात करते हैं, जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, रमेश विधुड़ी क्या कह रहे थे उनको? मुझे नहीं कहना चाहिए, ना कह पाएंगे आप, सम्मानित टीम। अरविंद केजरीवाल के यहाँ महिला सशक्तिकरण सबने देख ही लिया, देखा ना। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ महिला सशक्तिकरण का स्वरूप देखा है। तो ये सब चीजें कहने की बात है। और उन्होंने खुलकर जो है अपनी बात भी रखी थी और कहा था कि केजरीवाल सरकार पर साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जो आरोपी उनको शय दिया है उनको बचा रहे। देखिए, 2 चीजें हैं, कथनी में और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप जिस बात को कह रहे हैं आप उसे पूरी करिए। आप आधी आबादी कह रहे हैं, आप 50% महिलाओं को टिकट दीजिए ना विधानसभा में। नहीं, बिल्कुल। अब ये सदन में एक समय था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला हुआ करती थी, दिल्ली में हुआ करती थी, राजस्थान में हुआ करती थी, तमिलनाडु में हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी। आज महिला मुख्यमंत्री कितने राज्यों में है? ये महिला सशक्तिकरण है क्या? महिलाओं की वोट लेंगे आप, विधायक बनेंगे आप, सत्ता में बैठेंगे आप, और फिर महिलाओं पर लाठी बजवाएंगे और फिर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? कौन सा महिला सशक्तिकरण है? ठीक है सर, एक जब वोटिंग चल रही है, क्योंकि आज हम दिन भर देख रहे हैं और नजरें भी सभी की बनी हुई है, तो अभी वोटिंग को लेकर जो है सीएम आतिशी ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध है। बीजेपी कह रही है कि लोग यहां मोदी के विजन को देख रहे हैं और इसलिए वोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कह रही है कि लोग शीला दीक्षित के दौरान जो है, उनके कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य किए गए थे उनको याद करके वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ कह देता हूं, टीवी चैनल पर भी कह देता हूं, राम जनमानस में भी कह देता हूं। ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, ना विद्रोही हूं, मगर 15 साल में
शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट किया है, आने वाली सरकार अगले 10-15 साल और भी नहीं कर पाएगी। हाँ। ये तो जो शीला दीक्षित कर गई है डेवलपमेंट पिछले 15 सालों में, उसको प्रॉपर रूप से मेंटेन कर ले, मेंटेनेंस कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। मगर ये लग गए अपना घर सजवाने में, बंगले सजवाने में। ये वही केजरीवाल है, सादगी का उदाहरण दिया करते थे कि मैं तो वैगनआर कार से चलूंगा, बंगले भी नहीं लूंगा, फिर नहीं लूंगा, फिर ये ठाट बाट नजर आना। देखिए, जब तक आदमी को सत्ता प्राप्ति नहीं होती है, वो जनता से बड़े लुभावने मीठे मीठे वादे करता। वो कहता है एक बार तुम सत्ता मुझे दे दो, फिर कभी मुझे हटा के दिखाओ, फिर मैं अपनी मर्जी से ठाट बाट लूंगा, अपनी मर्जी से सुविधा भोगूंगा, जनता बाढ़ में जाए। जनता के लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे, घोषणा पत्र है इनका कि वो 2100 फ्री दे रहा, हम 2500 देंगे। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में दे दो, यहाँ तुम्हारी सरकार है, उत्तराखंड में दे दो, राजस्थान में दे दो, हरियाणा में दे दो, या दिल्ली वालों को ही दोगे। अब आम आदमी पार्टी ने एक और नया लाया कि जी ये सुविधा किराएदारों को मिलेगी। क्यों? मकान मालिकों ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? वो तो मकान मालिक भी है। ठीक है। तो ये तो पिटिशन लग गया आपस में कि फ्री में तू हमसे ज्यादा फ्री में दे, हम तेरे से ज्यादा फ्री में देंगे। एक चीज मैं बता दूं, किस देश की जनता को राजनेता मुफ्तखोरी की आदत डाल देंगे, फ्री की आदत डाल, वो व्यवस्था ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। थोड़े दिन तो अच्छी लगती, अरे आप इन्हें मुफ्त में दे रहे, नहाने को भी दे रहे, खाने को भी दे रहे, पेंशन भी दे रहे, तनख्वाह भी दे रहे, इन्हें रोजगार दे दो ना, इन्हें न्याय दे दो। साफ तौर पर जिस लोकतंत्र की दावेदारी ये ठोकते हैं, उसको बदलने की, उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश पार्टियों की तरफ से। इन्हें स्वाभिमानी बनाओ ना, इन्हें रोजगार दो ना, इन्हें न्याय दो ना। इन्हें 2100 पर 2500 पर भिखारी क्यों बना रहे हैं? फ्री का राशन दे। एक बात बताइए, देश की 140 करोड़ आबादी है, 80 करोड़ लोग इस हालत में पहुंच गए जो मुफ्त का राशन खाने पर मजबूर हैं। 80 करोड़, जिसकी आधे से अधिक आबादी 5 किलो दानों पे मोहताज है, चौराहे पे खड़ी झोला लेकर के राशन लेने के लिए, वो देश कैसे भी सुगुरु बन जाएगा? बिल्कुल, दावेदारी करना और बातों पर कायम रहना बहुत फर्क होता है। अब एक नजर अगर हम दिल्ली में मुस्लिम्स वोट पर डालें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है मुस्लिम इलाकों में, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां जमकर अपनी जनसभाएं की है, और ऐसे में जो मुस्लिम का वोट है कांग्रेस पार्टी अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए, साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम समाज का एक सीधा सा फंडा है जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी को होगा हम तो उसको वोट देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट हमें नाम मात्र के अलावा मिलता नहीं है। कांग्रेस को यह पता है कि मुस्लिम वोट अगर केजरीवाल से टूट के हमारे पक्ष में आ जाता है तो हम मजबूत होना हो, केजरीवाल कमजोर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या किसी की बने, मगर जो केजरीवाल 2014 में 13 में हमारा तख्ता पलट करने के लिए आता, उसकी विदागी हो जाए। ये मैथमेटिक्स है इनका। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे ये भली बात ही पता है कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो केजरीवाल को विदा करके और दिल्ली में भाजपा को रोक के सरकार बना ले, हम उसके साथ चले जाए। वो स्थिति है नहीं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का अगर मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वो जो वोटर इस खेमे में आएंगे आम आदमी पार्टी से टूट के कांग्रेस के। एक सवाल है, मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी जो वोट बैंक है उसे कैसे समझा जाए? क्या वो पूरे वोट जब देते हैं तो भी पूरी तरह से यूनाइट होकर देते हैं कि हमें, हाँ ठीक है, हमारा पूरा मत है सबका एक साथ ही, इसको देना है तो इसको देना है, या फिर वो भी बढ़ते हैं? नहीं, देखिए, वो काफी हद तक यूनाइट होकर वोट देते। एक बात। दूसरी बात एक मैं और बताऊं, अगर मुस्लिम फैमिली में 5 या 7 वोटर हैं जी, तो वो 5-7 वोटर वोट डाल लेंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, वो कहते हैं कौन जाएगा वोट डालने। उनके यहाँ अगर 5 लोग मेंबर हैं और 5 लोग वोटर हैं तो 2 या 3 ही जाते, कहते सारे क्या करेंगे डाल के, महिलाएं क्या लेने जाएंगे, छोटो या लड़कियों को वहां कहाँ भेजा, वहां तो कंजेस्टेड माहौल है, तो वो लोग अवॉइड करो इन चीजों को। मैंने देखा है, ये ग्राउंड की वो स्थिति है जो हमने जमीन पर जाकर के देखी है, समझी।
कुछ लोग कहते हैं ना हमारे एक वोट से क्या हो रहा है, सरकार बनेगी बन जाएगी, नहीं बनेगी नहीं बनेगी, छोड़ो दो वोटों को। मगर मुस्लिम कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं ना हमारा 5 वोट है, 5 तो हमने अपनी गिर दी, 1 तो दूसरे की भी गिर देंगे। हाँ, मिलते जुलते नाम है गिरेंगे सरकार को। तो उनका जो फोकस है वो ये है कि 5 वोटर हैं मगर ताल लगी तो 7 भी गिर देंगे। बिल्कुल। आपके यहाँ अगर 5 वोट है तो 3 भी गिर लो, बहुत बड़ा एहसान है। हाँ, ये तय, इसलिए तमाम पार्टियों का फोकस मुस्लिम कम्युनिटी की ओर रहता है। इनको मनाओ, इनको रोड पुछ कर बनाओ, इनके से अपने मतदान तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक पार्टी का फोकस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लोगों की तरफ है, मुस्लिम समुदाय की तरफ है, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ है। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी इस बार AIMIM को लेकर भी कहीं ना कहीं दावेदारी की जा रही, जिस तरीके से पहली बार चुनाव में उतरी है पार्टी और अपने 2 दावेदारों को उतारा है उन्होंने चुनावी मैदान में, और दोनों ही दंगे के आरोपी है। ऐसे में दिल्ली में अब इन लोगों को भी लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी, खुलकर तो नहीं कहा जा रहा लेकिन ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हें उतारा है, ये खुद नहीं आए हैं। नहीं, मैं कह दूंगा खुल के, और कोई कहना क्या, मैं कह दूंगा खुल के। एक बात बताओ, इस देश में कुछ ना कुछ हेट स्पीच पे मान लो या भड़काऊ भाषण पे मान लो, सबका मुकदमे दर्ज। आज तक ओवैसी पर भी हुए क्या कहीं देश में? आप बताइए ना, कभी ओवैसी पे। मुद्दा ये है कि ओवैसी को तो यही जानबूझ कर ठाका, 2 लोगों को तो दंगे के आरोपियों को टिकट दे दिए। अब कह रहे हैं देखो जी ओवैसी की पार्टी आएगी, मुस्लिमों को बढ़ावा मिलेगा तो ऐसे दंगा नाच होगा। उससे क्या है कि जो बीजेपी का वोटर छिटक के दाएं बाएं जाने की सोचता है, उसे फिर कहते हैं इनको देख लो, अगर ये आगे तो ऐसा होगा, ये आगे तो ऐसा होगा, तुम्हें जीने दे। और फिर वो भी कहते हैं कह तो ठीक ही रहे हैं, इससे तो मोदी जी ठीक है। तो वो तो चुनाव में जहां जहां भी ना फायदा करवावे। और राकेश टिकैत का तो आपने एक बार एक बयान में सुना था, बीजेपी का चर्चा जान है, ये तो बीजेपी को बेनिफिट करवावे वैसी वाली पार्टी। तो आपने उनके भाषण देखे होंगे, वो देखो मैं ओवैसी की हर डिबेट देखता हूं ज्यादातर, चाहे वो सब हो। उनको जनता को सुनने में ये लगता है, हिंदू समाज को कि कितना जहर उगल रहा, ऐसा लगता है सुनने में, देखने में। जब आप देखो वैसी कैसे जहर उगले, हम भी जाते हैं जनता में तो जनता कहती है देखो वैसी कैसे जहर उगले। मैंने कहा भाई जहर उगले तुम्हारी सरकार है, ठाकर आंसू का लगा के बंद कर दो। मगर ओवैसी की एक खासियत है, वो जो भी बात कहता है, कड़वी कहो, अच्छी कहो, सच्ची कहो, बुरी कहो, भली कहो, कानून के दायरे में रह के कहता है। इसलिए शायद यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। हाँ, क्योंकि वो अक्सर हम देखते हैं जब भी जहां भी जाते हैं लोगों का हुजूम जो है बड़ा लग जाता है और उनकी बातों को लोग सुनते हैं, एक एक पॉइंट सुन के याद रखते हैं। उनके पॉइंट सुन के तो आदमी, जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये सोचती है जहर उगल रहा, ये अगर आ गए इसकी पार्टी के लोग आगे पता नहीं देश उसी दिन खत्म हो जाएगा। मगर आप उनके एक एक वर्ड को सुनो, वो नाप तोल के कानून की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि कानून में उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा कहीं भी। बिल्कुल, आप उस चीज को भी तो देखेंगे ना। ठीक है। भाई नहीं, एक चीज और बता दूंगा आपको, प्रत्येक आदमी की दुकान में अपना अपना सामान है। कोई चिल्ला के बेच रहा, कोई आवाज लगा के बेच रहा, कोई धीमी आवाज में बेच रहा, कोई किसी के पास कस्टमर खुद ही चलका रहे। ये तो अपना अपना सामान बेचने का तरीका है, अपनी अपनी दुकानदारी का। एक बार जरा अरविंद केजरीवाल की हम बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव है, इस दौरान मैं कागज पर लिख के देता हूं कि मेरे इतनी इतनी सीटें आ रही है, फिक्स है। वो मेरा अहंकार था, लेकिन अब उनका जो बयान है वो बदलता हुआ सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो 55 सीटें हैं वो हमारी तय है। मतलब पहले कह रहे हैं कि ये हमारा अहंकार था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और अब वो फिर भी इतना कुछ कहने के बाद भी दावेदारी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर ठोक ही रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दूंगा आपको, राजनीति में नीतीश कुमार के बाद अगर अपनी बातों से फटाफट पलटी मारने वाला कोई व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जो अपनी बात पर टिकते नहीं, आज तक नहीं देखा। कभी इन्होंने चुनाव कसम भी खाई थी कि मैं अपने 2 बच्चों की कसम खाता हूं, जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़े। इन्होंने भी कसम खाई थी, बंगला नहीं लूंगा, VIP कल्चर को खत्म करूंगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास विवादों में है।
आपने कहा था कि वैगनआर कार से चलेंगे, साधारण जीवन जीवेंगे, बिजनेस क्लास भी, फिर आप कह रहे कि मुख्यमंत्री को बिजनेस क्लास में चलना कहाँ मना है। मेरा कहने का मतलब ये, आप खुलकर कहिए ना कि हम आएंगे तो देश को लूट कर खाएंगे। आप जनता को भोली भाली को बेवकूफ ना बनाएं। आप जनता को पहले कुछ कह रहे, राजपाट मिलने के बाद कुछ कह रहे। ये जो कथनी और करनी में अंतर है। आप बताइए ना, आप खुलकर कहिए कि जो एक शराब की बोतल की गिरी थी वो बढ़िया योजना थी। अगर बढ़िया थी तो अब कभी चुनाव से पहले घोषणा करो कि एक ही के लेख फ्री देंगे, और अगर घटिया थी तो अपनी गलती मानो कि हमने गलत करा। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी, सुनिए, हाँ, आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई थी, हाँ, वो निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए हुई थी, हाँ, हुई थी कि नहीं हुई थी? तो वो निष्पक्षता और पारदर्शिता आपकी कार्यशैली में, आपके जीवन में दिखनी चाहिए, खाली ढोल बजाने से नहीं होगा। यानी इसी को लेकर इस बार कहीं ना कहीं देखें तो चर्चा भी गर्म है और कहा जा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी की सीटों में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव इस बार देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब 8 फरवरी को होने वाले मतदान के नतीजे तय कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी अपनी दावेदारी यहां ठोक सकती है। वहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मतदान पर इन प्रत्याशियों पर सभी की नजर टिकी हुई है, जिनमें प्रमुख प्रत्याशियों की अगर हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया, आतिशी, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र यादव, गोपाल राय, ये वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर सभी की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए 4 टीवी न्यूज पर बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।